तो डेटा जो होता है वो तीन तरीके का होता है। पहला देखो, मान लो कि मैं बात करना चाहता हूँ, किसी किसी सेलिब्रिटी का नाम बताओ। हाँ कशिश, बता भाई किसी सेलिब्रिटी का नाम, तू तो बहुत सेलिब्रिटी को फॉलो करता है ना। क्या मैंने मैंने किसको फॉलो कर दिया? अरे बता भाई, फिर भी नाम तो बता दे। मेरा ही नाम लिख दो। अरे तू सेलिब्रिटी है, जिंदगी में करा क्या है तूने? बन जाऊं। कद्दू नहीं उखाड़ा बन आज तक जाऊंगा। तूने। अरे जाओ। ओके। आ, इसकी बात करो, चलो कोई भी ले लो। आ, इसके बारे में पूरा पता ही नहीं है ना, इसलिए इस डेटा पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलो मान लेते हैं फर्जी में सचिन तेंदुलकर के बारे में। सचिन तेंदुलकर, ठीक है। तेंदुलकर की स्पेलिंग नहीं आती इसलिए नहीं लिखा भाई, ठीक है। ये मत समझना कि लिखने का मन नहीं कर रहा था डॉट लगा दी, ठीक है। अब जो है, सचिन बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं, ठीक है। तकरीबन 24 साल का उनका करियर रहा है, ठीक है। 24 साल का करियर रहा है, तो 24 साल में उन्होंने बहुत सारे मैचेस खेले होंगे। अब बीसीसीआई चाहती है, बीसीसीआई चाहती है कि भाई हम टाइम ट्रेवल करेंगे थोड़ा, टाइम डकैती भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो टाइम ट्रेवल हम कर रहे हैं, हम पास्ट में जाएंगे। मान लेते हैं कि मैं जब 2003 में वन क्लास में था, तब की बात करते हैं। तो मैं फर्स्ट क्लास में क्रिकेट बिल्कुल नापसंद करता था, लेकिन मेरे नाना पसंद करते थे तो मुझे भी पसंद करना पड़ा, बिकॉज नाना को देखना था, है ना। तो मैं क्रिकेट देखता था तब। मान लेते हैं कि अब पता नहीं 2003 में वर्ल्ड कप हुआ था नहीं हुआ था, मुझे ये नहीं पता है। लेकिन सचिन का सिलेक्शन करना था, ठीक है। और सचिन का सिलेक्शन होने के लिए बीसीसीआई को एक एनालिस्ट को हायर करना पड़ा, और उस एनालिस्ट को उन्होंने सचिन का सारा डेटा उठा के दे दिया। बोला कि सचिन तेंदुलकर साहब जो हैं 24 साल से खेल रहे हैं और उनका ये रिकॉर्ड रहा है, बताइए इनको हायर करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो सचिन का सारा डेटा उठा उठा के दे दिया, ठीक है। उसमें उनके मैचेस थे जो सीरियल नंबर में रखे हुए हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डेटा थे उनके, जब तक जितने भी उनके उन्होंने मैच खेले हैं, उसमें वो कितने रन बनाए थे उसका डेटा है। आउट थे कि नॉट आउट थे उसका डेटा है, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्राइक रेट क्या था उनका उस मैच में, रन रेट क्या था, है ना। और विकेट कितने थे, ठीक है। बहुत सारे डेटा थे, ऐसे बहुत सारे डेटा, भर भर के डेटा थे, ठीक है। तो ये जो डेटा है, इस तरह का अगर आपको डेटा मिलता है किसी एक स्पेसिफिक बंदे का, तो आप इंडिविजुअल डेटा सेट पे काम कर रहे हो, ठीक है। मतलब उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में आप एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। अब कोई बंदा फ्रॉड काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके ट्रांजेक्शन से पता चलेगा कि उसके बैंक के क्या ट्रांजेक्शन रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से सचिन तेंदुलकर का सारा मैच देखने के बाद, मतलब सारा उनका रिकॉर्ड देखने के बाद, अब एक आंख से देखे तो नहीं समझ में आएगा ना भाई कि क्या डेटा है। तो तुम बोलोगे दोनों आंख खोल के देखो, तो मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा था। मैं कह रहा था कि एक बार में देखेंगे, एक बार में सारा डेटा देख के कुछ नहीं समझेंगे, सिर्फ नंबर होंगे, ठीक है। तो हमें एक एनालिस्ट को हायर करना पड़ेगा जो एक ग्राफ बना के इस डेटा को दिखाए, या फिर ग्राफ ना भी बनाए तो वो इतना तो प्रूफ कर ही दे कि हाँ सचिन तेंदुलकर जो है वो अभी तक अच्छा खेल रहे हैं। और ये बात हो रही है 2003 के आसपास की, तब वो अच्छा खेल रहे थे, 2008 से उनका करियर खराब होना शुरू हुआ, ठीक है। तो उन्होंने जो मैचेस अब आने वाले समय में खेलनी थी, 2003 में मान लेते हैं वर्ल्ड कप होने वाला था और उसके लिए बीसीसीआई सिलेक्शन करने बैठी थी। वर्ल्ड कप ना, डब्ल्यूसी, हाँ। तो उसके लिए सचिन का डेटा दिया गया, सचिन का डेटा को देख के डेटा एनालिस्ट ने बोला कि हाँ ये परफेक्ट है खेलने के लिए। तो उन्होंने कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू मानी होगी, या बहुत जितने प्लेयर उस समय खेलते होंगे सबका डेटा एक एक करके उस डेटा एनालिस्ट ने एनालाइज किया होगा, और सचिन का रिकॉर्ड अच्छा रहा होगा। टॉप 11 में तो रहा ही होगा, क्योंकि क्रिकेट में 11 ही प्लेयर होते हैं, ठीक है।
तो टॉप 11 में उनका बेस्ट परफॉर्मर में वो रहे होंगे, तो उनको पास मिल गया कि हाँ आप हमारे साथ वर्ल्ड कप खेलने जा सकते हैं, अब जहां भी जा रहे हैं। उसी तरह से और भी 10 प्लेयर थे, तो उन सबका भी इंडिविजुअल डेटा देखा गया, ठीक है, एक डेटा एनालिस्ट के द्वारा। तो इसको कहते हैं इंडिविजुअल डेटा। अब सचिन की बात हटा देते हैं, ये सब भी हटा देता है, रन रेट, स्ट्राइक रेट, फिर से ये डेटा बन गया, एक टेबल बन गया। इसमें अगर हम बात करने लग जाएं किसी इंस्टीट्यूट की, इंस्टीट्यूट का मतलब जहाँ पे पढ़ाई होता है वही नहीं होता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट मतलब कोई भी सेगमेंट, कोई भी एक कंपनी, ठीक है। तो मान लो कि एक कंपनी है जिसका नाम है टीसीएस, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। इनके जो हैं अपने एक एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो ये सपोर्ट देते हैं हर तरह के क्लाइंट के लिए। एक तरह का हम अगर लेमन टर्म में बात करें तो हम जैसे डेवलपरों को मजदूर की तरह हायर कर लेते हैं और उनके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनके पास भेज देते हैं। उनसे जितना पैसा आता है हमें उसका 30% दे के और बाकी 70% खुद रखते हैं। तो टीसीएस ऐसा कंपनी नहीं है, लेकिन ऐसे ही काम होता है। इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है ये। इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर मतलब कि कोई भी बंदा है अगर चाहता है कोई प्रोजेक्ट बनवाना, तो वो एक ऐसे ब्रोकर को ढूंढता है जो उसके लिए ये प्रोजेक्ट बनवा के दे सके। तो टीसीएस उसी तरह के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करवाता है, यानी कि बनवाता है अपने बंदों के द्वारा। कहता है कि हाँ हमारे पास बंदे हैं, हम अपने बंदे को आपके पास भेज दे रहे हैं, आप उसको बता दीजिए क्या बनाना है, हम बना के दे देंगे। तो वो ऐसे कंपनी को कहते हैं इम्प्लीमेंटिंग कंपनी। तो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है टीसीएस, ठीक है। तो इसने क्या किया कि इसने साल भर में, अब इस ये ऐसी कंपनीज क्या होती है, रिकॉर्ड अपना दिखाती है कि भाई हम 2001 में कुछ 10 CR का प्रॉफिट बुक किए हैं, 2002 में हमने कुछ 17 CR का प्रॉफिट जनरेट किया, 18 CR का प्रॉफिट जनरेट किया, ऐसे करके डेटा दिखा रहा है, और किस किस सेगमेंट में किया, कितना कितना किया, सब कुछ दिखा रहे हैं। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल डेटा है। ऐसा डेटा अगर आपको मिलता है तो इंस्टीट्यूशनल डेटा। अब डोमेन के डेटा की बात करते हैं, तो टीसीएस जैसी कंपनी, अब टीसीएस जैसी कंपनी कौन सी है, कोई बताएगा? विप्रो है? PROW होता है कि PRO होता है? हम्म, नहीं बताओगे? पीआरओ। PRO होता है, अच्छा। चलो, दूसरी कौन सी है? इन्फोसिस? ये सब एक ही जैसी कंपनी है, ठीक है। और भी बहुत सारी कंपनीज है, कैपजेमिनाई है, चेतु है, ठीक है। वैसे बहुत सारी कंपनीज है जो इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है। दूसरे का, इनका अपना कुछ नहीं होता, ये मजदूर रखती है हमारी तरह, और उसको दूसरे बंदों को डिप्लो दे देती है कि भाई आप इनसे अपना काम करवा, ठीक है। तो इन सभी के डेटा के साथ अगर सबने अपना अपना ऐसा दे दिया है डेटा जिसमें उनका पूरा का पूरा इनकम, प्रॉफिट, लॉस सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो इन सभी के डेटा को एक साथ एनालाइज करके और उसमें ये पता करना हो कि सबसे अच्छा काम किसने किया है, तो आपने बेसिकली एक डोमेन का डेटा उठा लिया है जिसमें हर कंपनी का डेटा है, हर कंपनी का इनकम है, जो उसी सेगमेंट से बिलोंग करी, एक स्पेसिफिक डोमेन से बिलोंग कर रही है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है तो हम L&T की बात करेंगे, L&T जैसी कंपनीज की बात करेंगे, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है। तो उनके प्रॉफिट की बात अगर हम करने लग जाए, उनके उनसे रिलेटेड डेटा की बात करने लग जाए, और ऐसी कंपनी से की बात करने लग जाए जो वैसा काम करती है जो L&T कर रही है, तो फिर से वो डोमेन का डेटा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि टीसीएस जो है वो एक ऐसी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है और हम चले गए सिप्ला के पास जो फार्मा की कंपनी है, दवाई बनाती है, और दोनों का कंपेयर कर रहे हैं, तो ये कोई डोमेन का डेटा नहीं होगा, ठीक है। तो इसको डोमेन का डेटा कहते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है इन तीनों में, इंस्टीट्यूशनल डेटा, इंडिविजुअल डेटा और डोमेन स्पेसिफिक डेटा? हम्म। नहीं सर। चलो, अब हम बात कर सकते हैं CSV की,
ठीक है, यहाँ पे मैंने CSV डॉट TXT एक्सेल इन सब की बात करी थी। बहुत फ्रीक्वेंट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मुझे एक ऐसा टूल बताओ जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर डेटा रखते हैं। एक ऐसा टूल बताओ या एक ऐसा फाइल सिस्टम बताओ जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर डेटा रखते हैं। तो इसका नाम सबसे ऊपर होता है टेबुलर डेटाबेस का, क्योंकि यहाँ पे टेबल बनाने से पहले ही बताना पड़ता है कि उस टेबल के उस कॉलम में, जैसे पहला कॉलम बनाया सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम बनाया नाम, तीसरा कॉलम कुछ और, तो पहले ही बताना पड़ता है और उसका डेटा टाइप भी बताना पड़ता है। जैसे हमने डेटाबेस के अंदर जाके एक टेबल बनाया और इस टेबल में मैं दो ही कॉलम रख रहा हूँ। ये मान लो कि सीरियल नंबर है जिसका डेटा टाइप है इंटीजर, इंट। मैं लिखता था जब डेटाबेस पढ़ाया था, तो वीडियोस में पढ़े हुए हैं, फिर से देख लेना। दूसरा है नेम। नेम को मैं वैरचर कहता था, ठीक है, और इस पे स्पेसिफाई करना पड़ता था कि कितने डेटा कैरेक्टर्स होंगे, तो हम 100 कैरेक्टर मान लेते थे, मैक्सिमम 255 जाता है। ठीक है, इसको कैर भी से भी डिनोट किया जाता है, कैर भी हम लिख सकते हैं, कैर 100 भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को आप डिफाइन करते थे इस टेबल के सॉरी इस कॉलम के नाम के साथ। ठीक है, तो इसमें अगर आप सीरियल नंबर रख रहे हो तो सीरियल नंबर ही रखोगे। ठीक है, अगर आपने इसमें ए कोई नाम है इसको घुसाने की कोशिश की तो तुरंत डेटाबेस एरर दे देगा, बोलेगा भाई आप गलत काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो डेटाबेस होते हैं जो टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, वो स्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड को नहीं। तो स्ट्रक्चर डेटा को हैंडल करने के लिए ये हमारे डेटाबेस हैं, टेबुलर डेटाबेस। आप लोग बोलोगे सर एक्सेल भी तो सेम काम करता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक्सेल जो होता है सेमी स्ट्रक्चर डेटा को हैंडल करता है। मतलब वो या तो स्ट्रक्चर हो सकती है या तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें एक्सेल में कभी भी हम किसी कॉलम के नाम कॉलम जो बनाते हैं या होता है उसमें कोई भी डेटा डाल सकते हैं। हम एक्सेल का अगर टेबल देखेंगे तो बहुत सारे टेबल होंगे, सॉरी एक टेबल होगा, उस टेबल में बहुत सारे कॉलम होंगे, उस कॉलम में जैसे यहाँ पे 1 2 लिखा है, यहाँ पे तुरंत ही लिख दो, वो एरर नहीं देता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो सेमी स्ट्रक्चर टाइप ऑफ डेटा को हैंडल करता है। बाकी CSV क्या होती है उसको समझ लेते हैं। तो CSV और टेक्स्ट दोनों सेम फाइल होती है और कुछ नहीं। CSV का मतलब होता है, फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। मैं इसको लिख देता हूँ कि इरेज ना हो। CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ठीक है, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। और टेक्स्ट भी सेम है। क्यों सेम है? तो चलो एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं पहले। तो टेक्स्ट फाइल नोटपैड को ही कहते सर हैं। हाँ जी सर बताइए। सर, एक बार ना ये जब खत्म हो जाए तो एक बार डोमेन डेटा के बारे में दोबारा बताना सर। ओके, टेक्स्ट डेटा के बारे में देखते हैं। टेक्स्ट डेटा क्या होता है? तो ये एक टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, ये एक टेक्स्ट फाइल, इसको सेव करूंगा तो डॉट TXT एक्सटेंशन के साथ सेव होगा। देखो मैंने टेक्स्ट में भी बोला है डॉट TXT एक्सटेंशन होता है। ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ लिखा, लेट्स से 10 20 30 40 50। अच्छा, उससे पहले ये देखो, दिस इज कृष्णा कुमार, ऐसा लिख दिया। ये भी एक डेटा है, अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, और 10 20 30 40 50 60 ये भी डेटा है। दोनों एक टेक्स्ट फाइल में है ये। ठीक है, और दोनों ही डेटा है। ठीक है, ये सब के सब कोमा से सेपरेटेड है। ठीक है, बस यहाँ पे यही डेटा हो ये ना हो तो यही CSV फाइल कहलाने लग जाता है। एक्सटेंशन बदल देते हैं हम लोग बदल देते हैं जानबूझ के। हम टेक्स्ट फाइल को भी CSV की तरह पढ़ सकते हैं। CSV और कुछ नहीं बल्कि डॉट TXT फाइल है, और कुछ नहीं।
ठीक है। अगर उस पर डॉट सीएसवी भी लिखा हुआ है ना, तो आप उसको एक्सेल से, सॉरी, उसको टेक्स्ट से पढ़ सकते हो, नोटपैड से पढ़ सकते हो उस डेटा। उसमें जितने भी डेटा होंगे सब में कॉमा लगा लगा होगा। ठीक है। तो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के लिए मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने तुम लोगों का एक फोल्डर बनाया था डेटा एनालिस्ट नाम से। इसका नाम दे देता हूं मैं डेटा। ठीक है। डॉट टीएक्सटी खुद आ रहा, तो मैं इसको बदल के ऑल फाइल करके और सीएसवी कर दूंगा। ठीक है। देखो ये सीएसवी में सेव हो जाएगा। ठीक है। ये डेटा टेक्स्ट में खुला हुआ है ना, फिर भी देखो सीएसवी में सेव हो गया। अब बंद करके फिर से उसको स्टार्ट करते उस डेटा। मैं जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है इन सबको इरेज कर रहा हूँ guys, ठीक है। चलते हैं डेटा एनालिस्ट वाले में। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज दिख रहा है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, थोड़ा इसको और जूम इन करूंगा तो पूरा प्रॉपर नाम आएगा। नहीं आया, नहीं आया। चलो, अब देखो ये हमसे पूछ रहा है कि कैसे खोलना है इसको चाहो तो। सीएसवी फाइल अगर मेरे पीसी में एक्सेल होता है, क्योंकि मेरे पीसी में एक्सेल नहीं है इसलिए ये हमसे पूछ रहा है। अगर होता तो भी, अगर होता तो भी तुम क्या कर सकते हो। ऐसा पॉपअप पहली बार में आएगा और तुमसे पूछेगा कि आप इसको एक्सेल से खोलना चाहते हो। मोस्ट प्रिफरेबल होता है कि एक्सेल में उसको लॉन्च कर दिया जाए, क्योंकि वो जितने कॉमा लगे होते हैं ना वो अलग अलग कॉलम में चले जाते हैं एक्सेल की मदद से। लेकिन अब हमारे पास एक्सेल तो है नहीं, तो हम इसको नोटपैड में खोल सकते हैं। देखो नोटपैड में खुल गया। लेकिन इसको हम जब लॉन्च करेंगे, मेरे पीसी में अगर एक्सेल होता तो मैं दिखा देता, अब एक्सेल नहीं है इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो ये जो डेटा है, ये डेटा मेरा एक्सेल के लॉन्चर की हेल्प से खुलता है एक्सेल के शीट में। ठीक है। ये होता है सीएसवी फाइल। ठीक है। अब इसको मैं क्यों इतना फोर्स देके बता रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर डेटा सीएसवी फाइल होती है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू सोर्स फाइल लिखा हुआ आ रहा है ना, देखो इस पर कर्सर रखने से लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, समझ में आएगा इस आप लोगों को। यस सर। जी। इतना सुस्त क्यों हो गए हो तुम लोग। मैं ही सुस्त हो गया हूँ। पहले मजाक कर लेता था, स्टेमिना नहीं बच पाता है इतना। हाँ। और तुम लोग देख भी तो नहीं रहे हो ना कि किसी की खिंचाई करो पकड़ के। क्लास में यही फायदा था कि मैं किसी की पकड़ के खिंचाई कर देता था, अपना भी इंटरटेनमेंट हो जाता था और उसका भी। उसकी तो बेइज्जती होती होगी यार। मैं अब फील करता हूँ कि हाँ बेइज्जती तो होती होगी इसकी। खैर, और तुम डोमेन डेटा के बारे में पूछ रहे थे राइट वेदांश। यस सर। देखो यार, तुम्हारे इर्द गिर्द कोई कंपनी है तुम्हारे आसपास। ड्यूकेट। ड्यूकेट एक कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड। ओ, ई नहीं होगा, ड्यूकेट होगा सर। उसी तरह से एक और है सेटपा, कुछ ऐसे ही नाम है, स्पेलिंग देख लेंगे। उसके अलावा मसाई है जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देते हैं। मसाई, ऐसे आई होता है ना, ऐसे ही कुछ है। ठीक है। उसके बाद यस सर। अल्मा बेटर है ना, अल्मा बेटर, है ना, ये भी है। फिर जितने भी ऐसे एक ही सेगमेंट, एक ही तरह के काम करने वाली कंपनीज हैं उनको कहते हैं, वो अगर उनसे रिलेटेड डेटा है तो उस डेटा को कहेंगे, एक ही तरह के काम करने वाले कंपनीज के एक ही जैसे डेटा होंगे तो उसको कहेंगे डोमेन का डेटा। ठीक है। अब मान लो ड्यूकेट ने जो इनकम करी एक साल में अपने इंस्टीट्यूट से, तो जावा में इतनी करी, पाइथन में इतनी करी, है ना, ऐसा कुछ करा। तो सेटपा ने भी तो ऐसा कुछ किया होगा, मसाई ने भी किया होगा, अल्लामा बेटर ने भी किया होगा। तो इन सब के डेटा को लेकर अगर एनालाइज करने बैठ जाएं और उसमें से पता कर ले कि कौन सबसे ज्यादा कमाया है, ठीक है, तो वो हो गया डोमेन का डेटा। हम उस पर एनालिसिस करके कुछ प्रोडक्टिव निकाल के ले आए, जो ऐसा देखना इम्पॉसिबल है। ठीक सर है। वो तो फिर इंस्टीट्यूट डेटा में भी तो यही होगा।
इंस्टीट्यूट डेटा में सिर्फ एक ही कंपनी होगी भाई, सिर्फ ड्यूकेट की बात करोगे इंस्टीट्यूशनल डेटा में। इन सबको, इन सबका डेटा नहीं लोगे, इन सबको डिस्कार्ड कर दोगे। ठीक है। अब ड्यूकेट इंस्टीट्यूट डेटा में समझो क्या होता है। लाइन बनानी चाहिए थी, अरे यार तो ये बहुत दिक्कत है। ये हो गया कोर्स, ये डेटा है ड्यूकेट का। ठीक है, ये हो गया कोर्स, और ये हो गया कलेक्शन, कोर्स और कलेक्शन। ठीक है। तो मान लो पाइथन, पाइथन का एक साल में जो टर्नओवर है मान लेते हैं 4 करोड़ का है। जावा का टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ का है। क्यूए का टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ का है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम ड्यूकेट के ही रिलेटेड डेटा अलग अलग सेगमेंट में जा जाके देख रहे हैं। एक और कंपनी है, उसने भी अपना डेटा दे दिया। ठीक है, वही सेम कोर्स और कलेक्शन, कोर्स और कलेक्शन। ठीक है, ये है मान लो अल्मा बेटर का। ठीक है, ऐसे ही कुछ है। अल्मा बेटर का ये डेटा है। तो इसमें भी पाइथन होगा, इसमें भी जावा होगा, और इसमें भी क्यूए होगा। ठीक है, और भी कुछ हो सकता है। तो इनका भी कुछ 6 करोड़, 7 करोड़, 2 करोड़ ऐसा होगा इनका। अब इन दोनों के डेटा को एक साथ लेके तुम काम करने लग जाते हो तो वो कहलाता है हमारा डोमेन डेटा। अब इन दोनों डेटा में तुम कंपैरिजन कर सकते हो कि पाइथन में इसका इतना था, इसका इतना था, इसका इतना था, जावा में इसका इतना था, ऐसे करके। लेकिन ड्यूकेट में तुम कर सकते हो क्या पाइथन का पाइथन से कंपैरिजन? बताओ। नो सर। इंस्टीट्यूशनल डेटा में यही होता है। ठीक है। तो बहुत सारे कोर्सेस होते तो उसको भी आंखों से देखना इम्पॉसिबल होता। तो डेटा एनालिस्ट बोलता है कि ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, जो पाइथन के दोनों के सेगमेंट है ना, पाइथन का कितना इनकम हुआ है दोनों का अलग अलग, वो निकाल कर दिखा देता हूँ। तो वो बेसिकली जो बंदा है वो डोमेन डेटा पे काम कर रहा है, इसलिए वो ऐसा कर पा रहा है। अगर उसको सिर्फ ड्यूकेट दूं और बोलूं कि पाइथन का पाइथन से कितना कलेक्शन होता है, तो कभी नहीं निकाल पाएगा। बताओ, निकाल पाएगा? नो सर। फिर चलो, अब हम बात करेंगे अपने टूल्स की जो हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो फिर से हम चलते हैं वहीं जहाँ पहुंचे थे लास्ट टाइम। कहाँ था हमारा, कहाँ खुला था? इसमें गेस खुला था। तो कुछ टूल्स हैं, अब उन टूल्स पे आ जाते हैं। ठीक है, ये वो टूल्स हैं जिसको हमें पढ़ने हैं। ठीक है। तो अच्छा, एक और बात गाइस, तुम लोग को अगर कुछ लेट्स से लगेगा कि डेटा एनालिटिक्स में ये भी होना चाहिए था तो बता देना मुझे। ठीक है, क्योंकि मैं कोई स्पेसिफिक अब सिलेबस से नहीं पढ़ा रहा हूँ। तब मैं जहाँ पे काम एपीआई कर, सर। भाई एपीआई तो तुम्हारा पार्ट है ही नहीं। ठीक है, ये डेटा एनालिसिस में आता तो है सर, जब हम जो डेटा रिकॉर्ड एनालिसिस में आता है, मैपिंग लेकिन करते आपको हैं। एपीआई बना के दे दिया जाता है। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा, उसका भी नहीं नहीं ट्यूटोरियल। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो एपीआई होती है ये जो बनी हुआ है उसी को तो यूज करते हैं हम वेब स्क्रैपिंग में। चलो मैं बाद में बताऊंगा एपीआई क्या होता है, बस इतना जान हाँ लो कि सर, ये एक आगे हमारा डेटाबेस है। बस थोड़ा सा इंट्रो ले लो, ये एक डेटाबेस है। ठीक है, इस डेटाबेस से एक तुम्हारी वेबसाइट कनेक्टेड है। ठीक है। अब ये वेबसाइट जो है वो पेटीएम का है। ठीक है। और तुम क्या कर रहे हो, तुमने एक एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना लिया है। ठीक है। और उस एंड्रॉयड एप्लीकेशन में तुम चाहते हो कि पेटीएम का जो सर्विस है, जैसे फ्लाइट बुकिंग की सर्विस होती है पेटीएम के अंदर। ठीक है, तो वो पेटीएम की अपनी कंपनी नहीं है फ्लाइट की सर्विसेज देने की। उसने क्या किया है, जो फ्लाइट वाली कंपनी जैसे एयर इंडिया, एयर इंडिया के वेबसाइट का और डेटाबेस का जो एक्सेस है, एयर इंडिया ने एक एपीआई बना के,
एक एपीआई बना के जितनी एक्सेस इस पेटीएम को चाहिए उतनी एक्सेस दी है। तुम्हें भी अगर पेटीएम के सर्विसेज को, पेमेंट को अगर करवाना है अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन से, तो तुम पेटीएम का एपीआई ले सकते हो या फिर इसका एपीआई ले सकते हो। तुम्हारा वेबसाइट भी इस एपीआई से बात करेगा। सिंपल वर्ड में अगर बोलूं तो एंड्रॉयड का एप्लीकेशन की कोडिंग, प्रोग्रामिंग सब अलग लैंग्वेज में हो रखी है, और आईओएस की कोडिंग और प्रोग्रामिंग अलग लैंग्वेज में हो रखी है। लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज कर पाते हैं, मतलब बात कर पाते हैं। डेटा एक्सचेंज होने का मतलब ही होता है बात कर पाना, और उसी के बीच में आता है एक एपीआई। एपीआई लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी लैंग्वेज में ये डिपेंड नहीं करता कि भाई अगर इस लैंग्वेज से आईओएस बना तो मैं सिर्फ आईओएस के लिए काम करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। और हर लैंग्वेज में एपीआई बनाने का सपोर्ट दिया गया है, ज्यादातर लैंग्वेजेस में, जिसमें से पाइथन भी एक है। तो ये पाइथन है, एपीआई काफी नोड है। है, एक सेकंड, नोड है, रिएक्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तो ये तुम्हें जावा स्क्रिप्ट भी बनाने का एक्सेस देता है। ठीक है। डार्ट भी देता है। ठीक है। ये सब देते हैं एपीआई बनाने का। आप बोलो क्या पूछ रहे थे। मैं पूछ रहा था सर, ये एपीआईज मिलती कहाँ पे है, मतलब सारी जगह एपीआईज तो नहीं मिलती। एपीआईज उनके वेबसाइट पर मिलेगी, एपीआई करके सर्च करना मिल जाएंगे। ठीक है। वैसे तुम ओ, जो एपीआई मिलेगा तुम्हें, वो तुम्हें एपीआई मिलेगा कैगल के ऊपर, डेटा का एपीआई मिलेगा तुम्हें। ठीक है। वो बेसिकली ओ, क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है। एक एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन से बात करना है, लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर है, बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, जो लैंग्वेज यूज की गई है, वो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों डिवाइसेस को बात करवाना है एक दूसरे से, तो एपीआई बीच में लाना पड़ेगा। एपीआई ओके, सिंपल कुछ नहीं करता। बैंक जो है ना, बैंक से तुम देखो, तुम्हारे पेटीएम को पता है कि तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, क्योंकि तुमने पेटीएम को कॉन्फ़िगर कर दिया अपने बैंक से, तो अपना यूपीआई डालते हो तो बता देता है कि तुम्हारे बैंक में इतने पैसे हैं। लेकिन उसको और कुछ नहीं पता है, क्योंकि बैंक ने उसको सिर्फ उतना ही एक्सेस दिया है जितना जरूरत है पेटीएम को, कि भाई तुम पेमेंट करवा लो, तुम कोई बिल पेमेंट करवा लो, तुम अकाउंट का बैलेंस देख लो, तुम पैसा किसी को भेज लो। और कोई डिटेल नहीं देंगे कि उसका आधार कार्ड ले रखा है, पैन कार्ड ले रखा है, राशन कार्ड ले रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस ले रखा है, घर का एड्रेस ले रखा है। ये सब हम नहीं बताएंगे तुम्हें, क्योंकि इसकी जरूरत तुम्हें नहीं है। तो हम अपने डेटा को, अगर मेरे पास कोई डेटा बेस है और मैं चाहता हूं कि तुम्हें उतना ही एक्सेस दो डेटा का जितना जरूरत है, तो उस केस में मैं एक एपीआई बना के तुम्हें दे दूंगा, और तुम उस एपीआई से उतना ही डेटा को एक्सेस कर पाओगे जितने की मैंने परमिशन दे रखी है। ठीक है। और ये आता है फुल स्टैक में, बैक एंड प्रोग्रामिंग में। यस। ठीक है। खैर मैं इसको सीख रहा हूँ, जैसे ही मैं पूरा सीख लूंगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है। इसके ऊपर भी ट्यूटोरियल दे दूंगा मैं। ठीक है। एपीआई के ऊपर मेरे प्रोजेक्ट में यूज हुआ है अभी अभी। चलो खैर जो भी है, तो हम भटक गए थे थोड़ा सा, आगे देखते हैं। तो हम लाइब्रेरीज की बात करने जा रहे थे। ये लाइब्रेरीज है वो, है ना। इन लाइब्रेरीज को हमें डाउनलोड करना पड़ता है। तो डाउनलोड करने के लिए हमने बताया था, पाइथन जब इंस्टॉल हुआ था, इंस्टॉल करवाया था, मैंने तो बोला था कि हमें एक पिप करके डिपेंडेंसी मैनेजर मिलता है, जो हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरी पाइथन के पाई सेक्शन से ले आता है, python.org। ठीक है। इसके वेबसाइट पे जो पाई सेक्शन है, इसमें से हमारा पिप हर डेटा को लेके आता है, हर लाइब्रेरी को लेके आता है। तो मान लो मुझे नमपाई को डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ पे नमपाई लिखूंगा। यहाँ पे तुम अपना भी कोई पैकेज बनाते हो ना, इनको पैकेज या लाइब्रेरी कहते हैं, तुम बनाते हो तो यहाँ पे रजिस्टर करके लॉगिन करके अपना अपलोड कर सकते हो। ठीक है। नमपाई तुम्हें चाहिए तो नमपाई लिख के एंटर करोगे तो सर्च करने लगेगा नमपाई को। ठीक है। देखो नमपाई आ रहा ना, फंडामेंटल पैकेज फॉर एरे कंप्यूटिंग इन पाइथन। इस पे जब तुम क्लिक करोगे तो लिखा हुआ यहाँ पे आएगा पिप इंस्टॉल नमपाई। तो जब मैं अपने पीसी में यहाँ पे लिखता हूं पिप इंस्टॉल नमपाई और शिफ्ट एंटर करता हूं, तो ये इंटरनली पाइथन को ऐसे कॉन्फ़िगर किया गया है कि इंटरनली पिप जो है वो इस वेबसाइट पे जाएगा, इस वेबसाइट के इस
लिंक पे जाएगा और इसको जाके डाउनलोड कर लेगा अपना मशीन में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब कभी भी तुम कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो तो नेट ऑन रखना, ठीक है। और ये कॉन्फ़िगरेशन पाइथन बनाते समय ही कर दी गई थी, ठीक है। तो अब जब मैं इसको शिफ्ट एंटर करूंगा तो ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। ये एक रिक्वेस्ट करता है, ये एक रिक्वेस्ट करता है कि भाई, मतलब किस यूआरएल को रिक्वेस्ट करेगा, तो इस तुम्हें ये दिख रहा है लेकिन यूआरएल ये वाला है जिसको ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। फिर से बैकएंड डेवलपमेंट की हम बात करने लग गए। इसके डॉक्यूमेंटेशन भी दिए गए हैं यहाँ, ठीक है। तुम्हें अलग अलग जगह पे तुम इसको इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके बारे में भी ये बताता है, पाइथन के वर्जन के साथ कंपैटिबिलिटी वगैरह सब कुछ बताता है, ठीक है। तो इसको 2005 में बिल्ट किया गया था नमपाई को, ठीक है। एक कॉलेज स्टूडेंट थे, ऑल्फेंट करके कुछ नाम था आई गेस, नमपाई डेवलपर नेम ऑल्फेंट, ट्रेविस ऑल्फेंट नाम था। इन्होंने 2005 में इसको बिल्ड किया था, ठीक है। और इसको उन्होंने पूरी तरीके से C++ में लिख रखा है। देखो, मदर लैंग्वेज जितनी भी हैं वो दो ही हैं, सी और C++। जितनी भी कह रहा हूँ मैं भी पागल ही हो गया। ये दोनों मदर लैंग्वेज है। मदर लैंग्वेज मतलब वो लैंग्वेज जहां से इंग्लिश, तो पहली बात समझ रहे थे ये लैंग्वेज, और दूसरी बात रॉबस्ट थे, क्रैश नहीं होते, ठीक है। ये मदर लैंग्वेज, ठीक है। अब जितने भी तुम लैंग्वेज देखते हो आज के समय में, लेट्स से पाइथन, ठीक है, जावा, या जिस लैंग्वेज पर रौसम काम करते थे ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या .NET, कुछ भी हो, है ना, ये सब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इन्हीं से बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनसे बनाना आसान था। ये बहुत हार्ड एंड फास्ट होते थे, मतलब जैसा कोड लिखा गया है वैसे ही चला, और फास्ट रिस्पॉन्स करते थे क्योंकि सीधा कर्नल से इंटरेक्ट करते थे। हमारा जो ओएस है ना, कैसे काम करता है वो देखो। जब तुम लिनक्स यूज करते हो तो ये तुम्हारा मशीन है, हार्डवेयर, जिसको तुम हार्डवेयर कहते हो, मशीन का। इसके ऊपर आता है कर्नल, और इसके ऊपर आता है एप्लीकेशन लेयर। ये हमारे प्रोसेसर का मतलब हमारे मशीन का आर्किटेक्ट है, ठीक है। ओएस लेयर इसको कहते हैं, या एप्लीकेशन लेयर इसको कहते हैं, ऐप लेयर। तो जब तुम कर्नल पे काम करते हो, सॉरी लिनक्स पे जब तुम काम करते हो तो तुम कर्नल पे काम कर रहे हो, तो तुम सीधा मशीन से इंटरेक्ट करते हो, ठीक है। लेकिन जब तुम विंडो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करते हो तो विंडो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल से इंटरेक्ट करते हैं और कर्नल फर्दर मशीन से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा हो रहा होता है। जितने भी एप्लीकेशन तुम डाउनलोड करते हो ये इस लेयर पे हो रही होती है, सीधा कर्नल पे नहीं होती, ठीक है। कर्नल पे सिर्फ ओएस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। चलो, ये बहुत आगे की बातें हैं, ये अभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। बाकी मैं जो यहाँ पे बताना चाह रहा था कि ये कॉलेज स्टूडेंट थे, कॉलेज पास आउट करने वाले थे, तभी इन्होंने इसको बनाया था, ठीक है, नमपाई को, ठीक है। नमपाई को इन्होंने मैट्रिक्स कैलकुलेशन के लिए बनाया था, क्योंकि अगर हम कोई और लैंग्वेज उठाते हैं तो पहले तो हम लेट्स से, अब देखो पाइथन में क्या होता है, पाइथन सी से बनी हुई थी पहले, ठीक है। सी से पूरी तरीके से पाइथन बनाया गया है, फिर C++ का भी कुछ सपोर्ट दिया गया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन ज्यादातर पार्ट उसके सी से बनाया गया है। तो हम कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं ना तो वो सी के पास जाता है पहले, और सी के बाद वो फर्दर प्रोसेस किया जाता है और आंसर अब सी के पास आता है, फिर हमारे पास दिखाई देता है। थोड़ा सा टाइम हमारा डिले हो रहा है। अब सोचो थोड़ा सा, अगर हम मैट्रिक्स को यानी कि नमपाई को पाइथन से बनाते हैं, तो पाइथन तो पहले से ही टाइम ले रहा है, पहले सी के पास जा रहा है, सी से कंप्यूट हो रहा है, फिर कंप्यूट होकर सी के पास आ रहा है, फिर हमारे पास आ रहा है, तो टाइम डिले तो हो रहा है ना। तो उससे बचने के लिए जो पाइथन के लोग थे उन्होंने एरे कंप्यूटेशन के लिए, एरे कंप्यूटेशन, एरे अभी डेटा टाइप में बताऊंगा कि क्या होता है, वैसे मैंने बता रखा है, एरे नाम का मॉड्यूल पाइथन में भी इंपोर्ट एरे करके बताया था, और बोला था वो फ्लॉप आइडिया हो गया था। ऐसा कभी बताया इंपोर्ट एरे करके? बोलो, सो रहे हो क्या सब? नहीं बताया सर, नहीं बताया। नहीं नहीं बताया तो बताया किसी सर। नहीं और बैच में सर। बताया होगा फिर। खैर, तो
पाइथन वालों ने भी अपना एरे बना रखा है, लेकिन उनका एरे बहुत बकवास है। ठीक है, मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था, तब मैंने देखा था कि पाइथन के अंदर भी एरे है क्या। तो देखा था पाइथन के अंदर इनबिल्ट एरे है, लेकिन उसमें बहुत नाटक है। तो उसको वो आइडिया फ्लॉप था। तो फिर पाइथन वाले देख रहे थे, तो 2005 में एक स्टूडेंट ने बना ही दिया था C++ में। तो पाइथन वालों ने क्या किया, पाइथन वालों ने एक गेम खेला। गेम क्या है वो समझते हैं। तो देखो, दिस इज पाइथन। पाइथन वालों के पास प्रॉब्लम ये थी कि पाइथन जो है वो बहुत डिले रिस्पॉन्स करता था। इसका रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा है, मतलब कुछ भी तुम इससे पूछोगे तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स टाइम इसका जावा ज्यादा है कंपैरिजन टू जावा ऑल्सो। C++ के कंपैरिजन में तो बहुत डिले हो जाता है। तो इसको रिड्यूस करना जरूरी था। इसको रिड्यूस करने के लिए पाइथन वालों ने मैट्रिक्स कैलकुलेशन के लिए बहुत सारे टूल देखे, उसके अलावा भी बहुत सारे और टूल देखे जो पाइथन को फास्ट कर सके। तो पाइथन वालों की नजर पड़ी नमपाई पे। नमपाई को जब उस बंदे ने बनाया तो उसको ओपन सोर्स करवा दिया, उसके प्रोफेसर ने कह के कि बहुत अच्छा टूल बनाया है, तो उसने ओपन सोर्स भी कर दिया और वो पॉपुलर भी हुआ। तब से आज तक वो सपोर्ट दे रहा है। बीच में तकरीबन 2000-3000 कंट्रीब्यूटर भी आकर सपोर्ट किए, क्योंकि सारा कोड गिटहब पे रखा हुआ। तुम चाहो तो नमपाई का पूरा कोड देख सकते हो। ठीक है, गिटहब पे है। नमपाई गिटहब लिखोगे ना तो गिटहब का सारा कोड आ जाएगा कि कैसे इसको बनाया गया, उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है C++ में। चलाना किससे है, पाइथन से। तो मैंने कितनी बार बताया है दूसरे क्लासेस में, शायद तुम्हारे क्लासेस में भी बताया हो, कि अगर मैं तुम लोगों को चॉकलेट देना चाहता हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है लेट्स से, तो मैं 5 रुपए वाला मंच लूंगा और उसके ऊपर कैडबरी का रैपर चढ़ा दूंगा। कैडबरी की स्पेलिंग क्या होती है, जो भी होती है। तो कैडबरी का रैपर चढ़ा दूंगा और तुम्हें दे दूंगा, तो तुम्हें तो ऐसा ही लगेगा ना ऊपर से, हाँ तुम कैडबरी खा रहे हो, कभी अगर नहीं खाए हो तो। तो यही यहाँ पे हो रहा है। पाइथन ने ये डिले एक्सेप्ट कर लिया, चलो इतना कम डिले हो रहा है काफी है, कम से कम मैट्रिक्स कैलकुलेशन तो फास्ट होगा। इसको ध्यान में रखते हुए पूरा लैंग्वेज का पूरा पाइथन का कोड थोड़ी ना बदलेंगे सी जैसी लैंग्वेज पे, या स्टार्ट से थोड़ी ना बनाएंगे। इसीलिए उन्होंने इस पे बोला कि ठीक है हम numpy का सहारा ले लेंगे, क्योंकि अंदर तो C++ ही चल रहा है जो बहुत फास्ट काम करता है। हमें सिर्फ यहाँ पे डिले होता है जब ये एक्सचेंज हो रहा होता है पाइथन टू C++ और C++ टू पाइथन, इसी में थोड़ा सा डिले होता है बस। तो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, समझ में आ गया गाइस। यस सर। यस सर। और मैट्रिक्स कैलकुलेशन क्यों जरूरी है, तो टेबुलर डेटा को रीड करने के लिए। तो इसके बारे में कल बताऊंगा, कल हम नंपाई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। ठीक है, सर एक इसके से चीज कुछ पूछना है। है, हाँ बोलो। जैसे ब्यूटीफुल सूप है हम्म। और सेलेनियम है, दोनों एक ही चीज होते हैं, अलग अलग होते हैं? सेलेनियम जो होता है वो ब्यूटीफुल सूप के साथ चलता है। ठीक है, वो थोड़ा सा ज्यादा ऑटोमेट कर देता है चीजों को। ऑटोमेट कर देता है मतलब कि थोड़ा और अच्छे से हमें स्क्रैप करने में हेल्प करता है डेटा। ठीक है, तो सेलेनियम के साथ तुम मत पढ़ो। सेलेनियम के साथ तो मैंने भी नहीं अभी आज तक किसी को पढ़ाया है। मैं खुद ही देख रहा था 4 रोज पहले सेलेनियम के साथ, लेकिन मुझे कुछ इफेक्ट नजर नहीं आया क्योंकि मैंने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। लेकिन अगर जैसे ही मैं एक्सप्लोर करता हूँ मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे करना ही पड़ेगा, मजबूरी आ जाती है, जब प्रोजेक्ट आता है तो मजबूरी अच्छा। आती है। ठीक है, तो मैं सेलेनियम के साथ करके बता दूंगा। फुल स्टैक भी मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं। अभी लिंक्डइन पे जाओगे ना तो मिलेगा 2-3 दिनों में। अभी 3 दिन की छुट्टी पड़ रही है ना, तो अभी क्लाउड वगैरह भी अपग्रेड कर रहा हूँ। तो वहां पे उसके ऊपर भी ट्यूटोरियल ले आऊंगा मैं हेडक में। ठीक है, चलो गाइस, किसी को कुछ पूछना है। सर नहीं एक सर। बेसिक प्रोजेक्ट के बारे में बता दो सर, कि जो अब बना सके हम, मतलब हमें बनाना चाहिए अभी या नहीं बनाना चाहिए और पढ़ना चाहिए अभी? थोड़ा पढ़ लो, फिर उसके बाद मैं खुद ही बनाऊंगा, उसको समझा समझा के डालूंगा। ठीक है, वीकेंड का वो प्लान है मेरा। ठीक है, कि वीकेंड में अगर मैं बैठता हूँ तो मैं बताऊंगा या बनाऊंगा, क्योंकि अभी अपग्रेडेशन पे खुद ही बैठा हुआ हूँ मैं। तो प्रोजेक्ट अगर तुम ऐसे बनाना चाहते हो कोर पे तो हाँ बना सकते हो, पाइथन का प्रोजेक्ट और उठा पे के, या